सो वेलकम बैक। अभी अभी हमने देखा कि अगली पीढ़ी को जन्म देने के माने रिप्रोडक्शन करने के दो तरीके हो सकते, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और दोनों में क्या भेद है, डिफरेंसेस है, वो भी हम लोगों ने देखे। अब हमको विस्तार से देखना है द वेज, मोड्स, तरीके, ढंग, पद्धति, प्रकार दैट कम्स अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। म्हणजे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये कोणते कोणते प्रकार येतात हे आता आपल्याला पाहायचं आहे। आता एकदा आठवा बरं, कोणत्या रिप्रोडक्शनला तुम्ही एसेक्सुअल म्हणाल? तो सर जिसमें गमीट हिस्सा नहीं लेंगे, जिसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, मियोसिस भी नहीं होगा, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग में भेद नहीं होंगे, नो वेरिएशन, यहाँ जो प्रोजेनी बनेगी वो क्लोन होगी। ये तरीका बड़ा सिंपल है, फास्ट है, इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, जैसे का वैसा बनते जाता है, जेरोक्स बनती है बस, एंड इट इज ऑलवेज यूनिपॅरेंटल। तो हे होते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शनचे कॅरेक्टर। आता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता, मतलब हमारी जो धरती है उस पे कौन से वो जीव है जो ये तरीका अपनाते। तो हमने कहा था ना कि द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मेनी मोर फैक्टर। अब मैं बता दूं हु डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, म्हणजे पृथ्वीवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोण करतं? सगळे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो सर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तो दो प्रकार के हो सकते, यूनिसेल्युलर बट प्रोकैरियोट, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। तो आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट तो समझता होगा, यदि नहीं तो हमारा सेल नाम का जो टॉपिक है उसमें वो विस्तार से आएगा। तो जेवढे युनिसेल्युलर प्रोकॅरियोट्स असतील, लक्ष ठेवा, युनिसेल्युलर प्रोकॅरियोट्स त्यांना मोनेरन्स म्हणतात। त्यांचा एक किंगडम आहे मोनेरा। तुम्हाला 9वी 10वीत कुठतरी असेल 5 किंगडम सिस्टम ऑफ R.H. विटेकर 1969। तो मोनेरा नावाच्या किंगडममध्ये कोण असतं? सगळे प्रोकॅरियोट्स। तो वो सारे मोनेरन माने प्रोकैरियोट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते। फिर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, उनको प्रोटिस्टा नाम के किंगडम में डाला है। तो ध्यान रहे, यूनिसेल्युलर प्रोकॅरियोट मोनेरा होतं, युनिसेल्युलर यूकॅरियोट्स म्हणजे प्रोटिस्टा। म्हणजे मोनेरन्स आणि प्रोटिस्टंट दोन्ही असतात युनिसेल्युलर, ते करतात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अजून क्या सिर्फ मोनेरन और प्रोटिस्टन यही करते? नहीं, वो प्लांट्स, वो एनिमल विच हैव हैड ए वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्लांट्स में एल्गी, ब्रायोफाइट्स हैव वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। सर एनिमल में कौन करता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो याद करो आपके 9वीं 10वीं का एनिमल किंगडम टॉपिक। तो उसमें आपने सारे एनिमल्स को
दो ग्रुप में डाला होगा, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। तो जो इनवर्टिब्रेट है उसमें 10 फाइलम आपने पढ़े, तो पहला कौन सा फाइलम होता? तो सर पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा टेनोफोरा, चौथा प्लाटीहेलमिन्थिस। तो पोरीफेरा, सिलोन्ट्रेटा, टेनोफोरा, प्लाटीहेलमिन्थिस हे जे फाइल आहे, दिस एनिमल हैव अ वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ट्राई टू कलेक्ट मोनेरन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टन यूनिसेलुलर यूकैरियोट, सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ सिंपल ऑर्गनायझेशन लाईक पोरीफेरन, ज्याला तुम्ही स्पॉन्जेस म्हणता, सिलोन्ट्रेट्स म्हणजे हायड्रा, टेनोफोरा म्हणजे समजा प्लुरोब्राकिया, प्लाटीहेलमिन्थिस म्हणजे फ्लॅटवर्म, प्लानेरिया, ये सारे करते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हुआ हु डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप विस्तार से जानते कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर कौन से हैं। अब आप ये भी जानते कि कौन कौन धरती पर करता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कोणते कोणते प्रकार येतात, म्हणजे कोणत्या कोणत्या रिप्रोडक्शनला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणतात। तो पहला देखो, बाइनरी फिशन, दूसरा बडिंग, तीसरा स्पोरुलेशन म्हणजे स्पोर फॉर्मेशन, पण हे मायटॉटिक स्पोर्स असतात। स्पोर्स मिओसिसनी बनतात, पण मग ते सेक्शुअल मध्ये जाईल, हे मायटॉटिक स्पोर्स आहे। फ्रॅगमेंटेशन, रिजनरेशन, एक्झोजिनस बडिंग, एंडोजिनस बडिंग म्हणजे जेम्यूल फॉर्मेशन, अँड व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हे सगळे काय आहे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मधले प्रकार आहेत। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने वाले अलग अलग तरीके हैं। अब एक एक तरीका हम बताते हैं आपको। तो पहले बाइनरी फिशन माने क्या? सो इट अकर इन मोनेरा। मोनेरा म्हटलं की म्हणायचं प्रोकॅरियोट्स, अँड प्रोटिस्ट म्हणजे युनिसेल्युलर यूकॅरियोट। तो बाइनरी फिशन अकर्स इन Monera and Protista. What is binary fission? Here a parent cell divide or split in two equal daughter cell. इथे जी पॅरेंट सेल आहे, कारण ते युनिसेल्युलर आहे, तो इट स्प्लिट इन टू इक्वल डॉटर सेल्स. That is called binary fission. For example, in amoeba, in paramecium or in bacteria, binary fission occur. अभी अभी हमने एक डायग्राम देखा था जहां पर एक कोई अमीबा है और वो स्प्लिट हो गया in two equal daughter amoebae. So this is binary fission. अब यहां तो जब सेल डिवाइड होती तो सेल डिव्हिजन इटसेल्फ इज रिप्रोडक्शन. म्हणजे
हमारी जब कोई सेल डिवाइड होती तो यंग वन नहीं बनता, पर यहां पर वो एक ही सेल के है, तो सेल डिवीजन इटसेल्फ इज रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इंक्रीज द नंबर। तो दिस इज बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, मोनेरन, प्रोटिस्टन, जैसे अमीबा, पैरामेशियम, बैक्टीरिया। नाउ budding. In budding also a parent cell divide in two daughter cell, but this time the division is unequal, like this. So say this is a parent cell, it divide in two unequal daughter cell, तो like this. A large one is parent and a small one is a bird. Initially the bird माने small cell, which is a result of division, is attached to the parent cell, but eventually म्हणजे काही वेळानंतर it got separated from the parent cell. So this is how the bird is separated and a new life start. This is called budding. It occurs in yeast. Every one of you knows yeast. It's very useful fungus. It's a unicellular fungus. The name is Saccharomyces cerevisiae. दो प्रकार के ईस्ट है, बेकर्स ईस्ट जिससे ब्रेड बनती, और ब्रीवर्स ईस्ट जिससे बियर, वाइन एंड अल्कोहलिक बिवरेजेस बनते। माइक्रोब्स नाम का एक टॉपिक है आपको 12वीं में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें एक क्वेश्चन है, नीट क्वेश्चन आता। सो ब्रेड एंड बियर इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। तो बडिंग अकर्स इन ईस्ट। व्हाट इज बडिंग? अ पैरेंट सेल डिवाइड इन टू अनइक्वल सेल, a small cell called bud and the large is parent cell. Now the third is sporulation. सुनो, certain algae, say example Chlamydomonas, it produces motile spores called zoospores. Remember, zoospores, motile spores produced by alga Chlamydomonas. They look something like this. So these are motile zoospores. तो binary fission in Amoeba paramecium, budding in yeast, sporulation, motile zoospores in Chlamydomonas. स्पोरुलेशन म्हणजे मायटॉटिक स्पोर, असेक्शुअल स्पोर. मोटाइल स्पोरचं नाव जूस्पोर. किसने बनाए? अल्गा क्लैमिडोमोनस. अब कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स रहते, प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस पेनिसिलियम. तुम्हाला एग्जाम्पल लक्षात ठेवावं लागतं बरं. मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप पहली बार वीडियो सुनोगे तो मन से 100% कॉन्सेंट्रेशन से सिर्फ सुन लो. जब दोबारा आप उसी दिन देखोगे, मतलब एक वीडियो कम से कम आपको 4-5 बार देखना होगा. तो पहली बार तो सर हमने सिर्फ उसको
अच्छे से मन लगाकर देखा सुना, दूसरी बार में एक नोटबुक लीजिए और ब्रीफ नोट्स बनाने की आदत डालिए। मैं देखो एक एक चीज आपको 2-2, 3-3 बार बता रहा, आराम से आप लिख के रख सकते। एक सुंदर ब्रीफ नोट्स तुमची बनणार आहे। तो बायनरी फिशन, अमिबा पॅरामेशियम, बडिंग इन, ईस्ट, स्पोरुलेशन म्हणजे स्पोअर्स फॉर्मेशन, जसं मोटाईल झूस्पोअर्स ऑफ अल्गा क्लॅमेडोमोनस, हा एक सिंगल सेल अल्गा असतो। आणि नॉन मोटाईल स्पोर्सचं नाव कोनिडिया, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। आप सभी पेनिसिलियम को जानते। पेनिसिलियम नोटैटम नाम का जो फंगस है, उससे दुनिया का पहला एंटीबायोटिक बना पेनिसिलिन। इट्स अ एक्सीडेंटल डिस्कवरी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब फ्रैगमेंटेशन, जो फिलामेंटस अलगा रहता, समझो स्पायरोगायरा, एक्सीडेंटली इट ब्रेक इनटू पीसेस। मतलब ये कोई एक फिलामेंटस अलगा है और एक्सीडेंटली उसका टुकड़ा हो गया, तो ये जो फ्रैगमेंट है ये वापस नया अलगा बनाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल फिलामेंटस अलगा लाइक स्पायरोगायरा। नाउ रीजनरेशन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, जो फ्लैट वर्म्स है, चपटे कृमि म्हणजे प्लॅटी हेलमेंथिस, एग्जाम्पल प्लानेरिया, उनमें कैसे होता कि ये एक फ्लैट वर्म है, तो इट एक्सर्ट द प्रेशर, अ पुलिंग फोर्स। म्हणजे या फ्लैट वर्म मध्ये काय होते, असं पुलिंग होतं और फिर वो एक जगह से टूट जाता। सो एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, अब टुकड़े हो गए 2। तो एंटीरियर पार्ट जो है ना, तो पोस्टीरियर पार्ट तैयार करते, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट बनाता। तो एक वर्म के हो जाते 2, कुछ ऐसे। जैसे ये एक फ्लैट वर्म है, प्लानेरिया, हा नीट क्वेश्चन ही होता, पर ये एनिमल किंगडम जो आपका चौथा लेसन है 11वीं का, सो इन 11th द 4th लेसन इज एनिमल किंगडम। उस कॉन्टेक्स्ट में इसको पूछा था। अब मुझे याद आई तो मैंने बता दिया कि ये जो है एक फ्लैट वर्म, इसमें एक पुलिंग फोर्स होता है, तो फिर यहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता, म्हणजे खचका पड़तो और फिर ऐसे टुकड़े हो जाते। तो हा जो वरचा पार्ट है म्हणजे एंटीरियर पार्ट, तो वो रीजनरेशन करके पोस्टीरियर पार्ट बना देता, और जो पोस्टीरियर पार्ट था म्हणजे खालचा टुकड़ा, वो रीजनरेशन करके एंटीरियर पार्ट बना देता। तो यहां पे तो एक वर्म था, अब तो हो गए 2, तो हो गया रिप्रोडक्शन, ना गमीट ना फर्टिलाइजेशन, तो एसेक्सुअल, एंड द वे इज कॉल्ड रीजनरेशन। नाउ एक्सोजिनस बर्ड, तो वो जो सिलोन्ट्रेट्स रहते, सेकंड फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इनवर्टिब्रेट्स में, तो ते जे सिलोन्टरेटा असतात, एग्जाम्पल हाइड्रा। देखो ये एक सिलिंड्रिकल बॉडी वाला हाइड्रा है, ये उसके टेंटैकल्स है। तो टेंटैकल्स आर यूजफुल इन कैचिंग द प्रे, डिफेंस, आल्सो लोकोमोशन। अब इसको एक छोटा सा बर्ड आ जाता है, दिस इज एक्सोजिनस बर्ड।
फिर वो बड थोड़ा ग्रो हो जाता है और फिर यहां से वो टूट जाता है. सो व्हेन इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, वो यंग वन बन गया. और यंग वन बनना माने रिप्रोडक्शन. अब यहां ना गमीट ना फर्टिलाइजेशन, तो तरीका एसेक्सुअल. और इस वे का नाम है एक्सोजीनस बडिंग. अब पोरीफेरन्स म्हणजे स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस में जेम्यूल फॉर्मेशन होता है. जेम्यूल फॉर्मेशन याला आपण एंडोजिनस बडही म्हणू शकतो. फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक स्पॉन्ज है, एक पोरीफेरन है. इसको अंदर से बड बनती है. आपको सेक्शन लेने के बाद ही वो दिखेगी. जैसे मैंने इसको खड़ा समझो कट किया, तो इसके अंदर कुछ यहां पर, ये मैं बड़ा करके यहां दिखाता, कुछ ऐसे बड बनती है. यहां छेद रहता, ये स्पाइक्यूल्स रहते और ये आर्किओसाइट्स रहते. तो ही जी बड आहे ना, ही आतमध्ये होती म्हणजे एंडोजिनस बड, आणि हायड्राला होती एक्सोजिनस. आणि याच्यापासनं नवीन पोरीफेरा तयार होतो. तो ये तरीका है जेम्यूल फॉर्मेशन, दैट इज एंडोजिनस बडिंग. एक स्टॉप घ्या. तो लेट अस हरिडली रिकॉल एग्जाम्पल. बाइनरी फिशन, अमीबा, पैरामेशियम. बडिंग occurs in yeast. स्पोरुलेशन माने स्पोर फॉर्मेशन. तो मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड zoospores in alga called Chlamydomonas. Non-motile spore Seconidia. Example, a fungus, Penicillium. Fragmentation occurs in filamentous alga like Spirogyra. Regeneration occurs in Planaria, neat question, which is a flatworm. Exogenous buds, Hydra, Coleontrata. जेम्यूल फॉर्मेशन, एंडोजिनस बड, पोरीफेरा. आता आठवा बरं, मी म्हटलं होतं कि जो एनिमल का सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, हायर एनिमल्स में नहीं. तो पहला जो फाइलम था पोरीफेरा, त्याच्यात जेम्यूल फॉर्मेशन. दूसरा सिलोन्ट्रेटा, त्याच्यात एक्सोजिनस बड होतं. प्लाटीहेल्मिन्थिसमध्ये रिजनरेशन होतं. आणि लोअर जे प्लांट्स आहे म्हणजे अल्गी, मग कोणी फ्रॅगमेंटेशन करतं, कोणी स्पोरुलेशन करतं. अब जो मैं बताने वाला हूं उस पे ध्यान दो. देखो, जब भी हम बोलते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ॲनिमल्स मध्ये त्याला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणतात. बट जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, तो इन प्लांट्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. अब फर्ज करो, what is vegetative propagation? Sir, it is nothing but asexual reproduction in higher plants. Vegetative propagation म्हणजे हा asexual reproductionचाच प्रकार आहे, पण हायर प्लांट्स मधला. तो what is vegetative propagation? A type of asexual reproduction. इसकी डेफिनेशन बनाते. Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which
अ नेक्स्ट जनरेशन इज फॉर्म्ड, म्हणजे पुढची पिढी बनते, बट फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट. मतलब अगली पीढ़ी बनती है, हां, बॉडी पार्ट से बनती. वो या तो रूट से बन सकता यंग वन, या फिर स्टेम से, या फिर लीफ से. म्हणजे यंग वन तयार झाला तो आपण काय झालं म्हणतो, अरे अगर अगली पीढ़ी बन गई मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन. पर इसमें ना गमीट ना फर्टिलाइजेशन, तो सर एसेक्सुअल. और बॉडी पार्ट यूज हुआ इसलिए वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. और जो पार्ट यूज होता, फर्ज करो ये कोई प्लांट बॉडी है, रूट, स्टेम, लीफ. तो पुढची पिढी जी तयार होते ती एक तर रूट पासून किंवा स्टेम पासून किंवा लीफ पासून होते. बट कंडीशन है, कंडीशन इज कि वो पार्ट से अगली पीढ़ी बन सकती जिसमें स्टोवर्ड फूड हो और ग्रोइंग बर्ड हो. नहीं तो कल को आप बोलेंगे कि एक कुंडी में गुलाब का पौधा है और सर आप ही ने कहा कि या तो रूट से या तो स्टेम से या तो लीफ से हो सकता व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन, आणि मी गुलाबाचं पान तोडलं आणि त्याच्यापासून नवीन तर तयार नाही झालं. देखो उस पार्ट से बनता है अगला यंग वन, अगली पीढ़ी, जिस पार्ट में हो स्टोवर्ड फूड और उस पे कुछ ग्रोइंग बर्ड्स हो. इसलिए ध्यान रहे कि वेजिटेटिव प्रोपैगेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द यंग वन इज फॉर्म्ड फ्रॉम बॉडी पार्ट एंड दैट बॉडी पार्ट must have a stored food and growing bird. आणि त्या पार्टला म्हणतात प्रोपॅग्युल. द पार्ट यूज फॉर व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन इज कॉल्ड प्रोपॅग्युल. अब देखो वेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन इज asexual reproduction. It may be natural vegetative propagation that occurs in nature, no interference of man. It occurs spontaneously, automatically. That is natural. So what is artificial vegetative propagation? Artificial vegetative propagation is a method of vegetative propagation invented by gardener, farmer, for quick multiplication of economically important plants. मतलब ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन है ये किसी गार्डनर ने, किसी फार्मर ने इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट के क्विक मल्टीप्लिकेशन के लिए तरीके निकाले हैं. ये नेचर में नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग. कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग हे आर्टिफिशियल आहे. नॅचरल व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन इट अकर्स इन नेचर ऑटोमॅटिकली, स्पॉन्टेनियसली, नॉट द इंटरफेरेंस ऑफ मैन. अब जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन है यूजिंग रूट, तो टेक एग्जाम्पल ऑफ स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटाज, ये उसका बॉटनिकल नेम है. तो सर फिर ये इतना सब हमारे ध्यान में रहेगा क्या? भैया
ये एक टॉपिक आएगा आपको, जो होशियार बच्चे हैं वो ध्यान दो। एनसीईआरटी 11th चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, उसमें रूट, स्टेम, लीफ, ये पहले 3 टाइटल है। उसमें आपको डिटेल में है कि रूट से मॉडिफिकेशन होके हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। अभी मैं जितने एग्जाम्पल पे जोर दूंगा बस उतने ध्यान में रखने हैं। फॉरगेट, आई विल टेक अ केअर। म्हणजे तुम्ही यानी असं घाबरून जायचं नाही, दडपण नाही आलं पाहिजे की सर मग पहिलंच लेक्चर आहे आणि त्याच्यात एवढं कसं लक्षात राहणार। अब अगर मैं आपके रथ का सारथी हूं तो 2 साल तक, और आप चाहे तो उसके बाद भी, मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। उसके लिए हमारे प्रति विश्वास और समर्पण चाहिए। अगर संदेह है, काबिलियत पे भरोसा नहीं, फिर नहीं। आता मी सारथी झालो ना, तर माझं प्रामाणिक कर्तव्य आहे तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट कुठे जोर देऊन सांगायची, ते तुमच्याकडून कशी करून घ्यायची, तुम्ही प्रेशराइज नाही झालं पाहिजे। तो नॅचरल व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन यूजिंग रूट, एग्जाम्पल मी सांगितलं स्वीट पोटॅटो। तो लेट मी इलैबोरेट। फर्ज करो ये जमीन है और ये स्वीट पोटैटो की स्टेम है। इन स्वीट पोटैटो द स्टेम इज वीक, इट कैनॉट स्टैंड इरेक्ट, तो जमीन को घिसते हुए जाती, ऐसे स्टेम को क्रीपर कहते। इट क्रीप्स, सो क्रीपर। स्टेम पे जगह जगह रहती नोड्स, स्टेम वरती असतात नोड्स, आणि खाली नोड्स पासून येतात ॲडव्हेंटिशियस रूट। हे सगळं मॉर्फोलॉजी नावाच्या चॅप्टरमध्ये आहे, मला फक्त थोडं सांगू द्या। तो हे स्वीट पोटॅटोची स्टेम, ती आहे क्रीपर, त्याच्यावर आहेत नोड्स, आणि नोड पासून खाली जमिनीत गेले एडवेंटिशियस रूट्स। अब जब ये स्टेम के जो पत्ते हैं, they does photosynthesis and produce the food, that is glucose, and it is stored in the adventitious root। अब रूट में अगर फूड स्टोर हो गया तो रूट विल बिकेम सोलन। सो दिस इज सोलन रूट्स, दे आर कॉल्ड रूट ट्यूबर्स। और इस पे रहती एडवेंटिशियस बर्ड्स, म्हणजे रताळूचा जो वेल होता त्याच्यावरती नोड्स होत्या, नोड पासून खाली आले रूट्स, त्यांनी फूड जमा केल्यावर ते झाले सोलन, इरेग्युलरली सोलन। आणि आता फूड तर आहेच, आपण म्हटलं होतं की वेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन उस पार्ट से होता जहां फूड हो और ग्रोइंग बर्ड हो। मग आता फूडही आहे आणि बर्ड्सही आहे। अब जब वातावरण फेवरेबल हो जाएगा, माने काफ़ी नमी होगी, तो उस वक्त इसमें से किसी भी बर्ड से निकलता है नया प्लांट। म्हणजे त्या रूटवर जी बर्ड होती त्याच्यातनं निघते नवीन प्लांट। तो नया प्लांट बना माने रिप्रोडक्शन, ना गमीट ना फर्टिलाइजेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और चीज क्या यूज हुई, ना कोई फिशन, ना कोई बडिंग, ना कोई स्पोरुलेशन,
यहां तो ये प्लांट पार्ट यूज हुआ, कौन सा? रूट। तो दिस इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूजिंग रूट. फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, आल्सो एस्पैरागस, दहलिया एटसेट्रा. तो मैंने कहा ना, जब दूसरी तीसरी बार आप ये वीडियो सुनोगे तो आपके नोट्स में ये आना चाहिए कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजिंग रूट में स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस म्हणजे शतावरी, दहलिया. अब यूजिंग स्टेम, उसके लिए स्टेम को मॉडिफाई होना पड़ेगा. नेचुरल स्टेम से नहीं होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इट हैज टू मॉडिफाई. फॉर एग्जाम्पल स्टेम ट्यूबर, एग्जाम्पल पोटैटो म्हणजे आलू, सोलॅनम ट्यूब्रोसम बॉटनिकल नेम. तो आलू जो है, बटाटा, वो कैसे स्टेम ट्यूबर है? फर्ज करो ये पोटॅटो प्लांट आहे, म्हणजे आलूचं प्लांट आहे. सम ऑफ द लोअर ब्रांचेस म्हणजे खालच्या खालच्या फांद्या, अँड अंडरग्राउंड ब्रांचेस म्हणजे जमिनी खालच्या फांद्या. सो आलू के पौधे की निचली शाखाएं और कुछ जमीन के अंदर की जो शाखाएं है वो जमीन में चले गई ऑब्लिकली, तिरछी, और पत्तों ने जो फूड बनाया बाय फोटोसिंथेसिस वो इन ब्रांच के टिप में धीरे 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 स्टोर होगा और यहां बन जाएंगे स्टेम ट्यूबर्स. और अब देखो यहां फूड है, एक कंडीशन फुलफिल झाली, और इसके ऊपर रहती एक्सिलरी बर्ड्स, ऍडव्हेंटिशियस बर्ड्स नाही म्हटलं मी, एक्सिलरी बर्ड्स. स्टेम पे जो बर्ड्स है वो ट्रू बर्ड्स है. तो एक आलू हम लोग यहां निकालेंगे बड़ा करके, दिस इज अ पोटैटो ट्यूबर. कॉमनली हम लोग जिसको आय कहते, म्हणजे आपल्या घरी आपण किचनमध्ये जो बटाटा असतो त्याच्यावरती बघतो असे डोळे असतात. तो जहां भी आय है वो नोड है, और जहां नोड है वहां रहती एक्सिलरी बर्ड्स. और ये जो एक्सिलरी बर्ड्स है, अगर ये स्प्राउट हो गई त्या आलूवर जो डोळा होता, जर त्याला फेवरेबल वातावरण भेटलं, अगर वो स्प्राउट हो गया तो नया पौधा बना. अब ये नया प्लांट है, मतलब यंग वन पैदा हुआ, आणि जेव्हा यंग वन बनतो त्याला आपण काय म्हणतो? रिप्रोडक्शन. कहीं गमीट फर्टिलाइजेशन नहीं है, एसेक्सुअल. प्लांट पार्ट से हुआ इसलिए वेजिटेटिव. तो क्या रूट से हुआ? नहीं. ये क्या चीज है? स्टेम. तो दिस इज स्टेम ट्यूबर, एग्जाम्पल पोटैटो. ऐसी ही अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम रहती राइजोम. अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, राइजोम. तो राइजोम से भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता. एग्जाम्पल जिंजर, अदरक, आलं. बनाना म्हणजे केड़ी. तो सर वो केले के पौधे में हमको जमीन के ऊपर दिखती वो स्टेम नहीं है क्या? नहीं, वो फाल्स स्टेम है. इट इज द शीथ ऑफ द लीव्स.
उसकी ओरिजिनल स्टेम अंदर है, कॉल्ड राइजोम। तो जैसे टर्मेरिक माने हल्दी, जिंजर माने अदरक, जैसे बनाना, इसकी राइजोम नाम की अंडरग्राउंड स्टेम है, जिससे होता व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. म्हणजे शेतकरी दादाला जर हळद लावायची असेल, अद्रक लावायचं असेल, तर तो रायझोम्स लावतो. मॉडिफाईड अंडरग्राउंड स्टेम असते ते. अ बल्ब, एक्झाम्पल अगेव. आपण डायग्राम पाहून घ्या नोट्समध्ये. या फिर सिंपल सा एग्जाम्पल ओनियन, गार्लिक, ये भी बल्ब ही है, उससे भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होता. तो आपको नीट एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है पोटैटो स्टेम ट्यूबर, जिंजर बनाना राइजोम, अगेव बल्बिल या बल्ब. सी दिस इज अ नीट क्वेश्चन. आपको ऐसे पेयर्स उन्होंने दी थी एंड विच वन इज रॉन्ग पूछा था. तो जैसे बनाना राइजोम करेक्ट, जैसे बल्बिल अगेव करेक्ट, जैसे पोटैटो रूट इनकरेक्ट. पोटैटो इज अ स्टेम ट्यूबर. तो हे झालं बल्ब, एक्झाम्पल अगेव. रनर, एग्जाम्पल साइनाडॉन म्हणजे हराड़ी. ये आपको मार्फोलॉजी में मैं विस्तार से बताऊंगा, आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है. जहां मुझे लगे ध्यान में रखना है मैं आपको बोल दूंगा, बिलीव मी. रनर साइनाडॉन म्हणजे हराड़ी. सकर क्रायसॅन्थेमम म्हणजे शेवंती. ऑफसेट इकोर्निया. अब यहां पर आप ध्यान दो. देखो जहां भी पानी रुका है, स्टैंडिंग वाटर, फिर आपके घर के पड़ोस के किसी प्लॉट में हो, किसी नदी में हो, किसी तालाब में हो, जहां भी स्टैंडिंग वाटर है वहां हरे रंग की आपको वनस्पती दिखाई देगी. ज्याला मराठीत आपण जलकुंभी म्हणतो. इट्स अ हेडेक, इट्स अ प्रॉब्लम. ये जो पौधे हैं जलकुंभी, उसका नाम है इकोर्निया क्रासिपस. कहते हैं बंगाल में बहुत सारे तालाब थे और तालाब में सुंदर पानी था. अंग्रेजों के जमाने में उन्हें लगा कि क्यों ना इसको और डेकोरेट किया जाए, और उन्होंने ये बाहरी देश से एक्सोटिक स्पीसीज है यहां पर लाई फॉर इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स अँड लीव्ज. म्हणजे बंगालमध्ये जे तलाव होते त्यात सुंदर पाणी होतं. इंग्रजांच्या काळात त्यांना वाटलं की याची शोभा वाढवण्यासाठी आपण याच्यात काही जलचर वनस्पती आणू, आणि बाहेरील देशातून त्यांनी ही जलकुंभी आणली. याची फुलं खूप सुंदर असतात आणि याची पानं सुद्धा. पण झालं असं, इट मल्टिप्लाय बाय फेनॉमिनल रेट बाय व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन युजिंग ऑफसेट. नीट क्वेश्चन आहे. म्हणजे ही जी जलकुंभी आणली ते डोकोदुखी बनली. इट्स अ हेडेक. नाउ यू कॅनॉट गेट रीड ऑफ देम बिकॉज इट मल्टीप्लाई वेरी फास्ट बाय ऑफसेट. तो कौन से पार्ट से इसका होता प्रोपैगेशन? ऑफसेट, जो एक प्रकार का रनर ही रहता है दो पौधों के बीच में. अब इससे हमें आपत्ति क्या है इस प्लांट से? तो इट ड्रेन द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. पानी से ऑक्सीजन खींच लेता है और पानी में फिर ऑक्सीजन की कमी आती है और मछलियां तड़प के मरती है.
इकोलॉजी नाम के आपको टॉपिक है 12वीं में, उसमें ये आएगा। ये भी 2-3 बार नीट क्वेश्चन है कि इकोर्निया क्रासिपस नाम की जो वनस्पति है वो पानी से ऑक्सीजन सोख लेती है और ऑक्सीजन में, पानी में ऑक्सीजन की कमी आती है और मछलियां तड़प के मरती है। तो स्वीट पोटैटो रूट, पोटैटो स्टेम ट्यूबर, जिंजर बनाना राइजोम, अगेव बल्ब, साइनेडॉन रनर, क्राइसैंथेमम सकर, इकोर्निया ऑप्सेट। अब सभी ने सुना है ब्रायोफाइलम के बारे में। इन मराठी और हिंदी इट इज कॉल्ड पानफुटी या पानकुटी। जब पथरी होती है, मुतखड़ा, रिनल स्टोन, तो आयुर्वेदा में इसका बड़ा महत्व बताया है। ये जो पौधा रहता है इसका जो लीफ है, पत्ता, ना रूट ना स्टेम, अब लीफ, इट इज थिक फ्लेशी सकुलेंट, मतलब उसमें पानी भी है और फूड भी है। और इसके मार्जिन में जो नॉचेस है, याच्या मार्जिन मध्ये खचके असतात आणि त्या खचक्यांमध्ये ह्या बर्ड्स असतात, यांना फोलियर बर्ड्स म्हणतात। जसं रताळूवरही बर्ड होत्या, आलूवरही बर्ड होत्या, तसं ह्या ज्या ॲडव्हेंटिशियस बर्ड आहे, फोलियर बर्ड्स आहे, ह्या काही दिवस डॉर्मंट असतात, माने सुस्त है, और फिर जब ये स्प्राउट होगी तो पानावर झाड फुटते, म्हणून याला म्हटलं पान फुटी किंवा पान कुटी। अब ये बना यंग वन तो हुआ रिप्रोडक्शन, ना गमिट ना फर्टिलाइजेशन, एसेक्सुअल। प्लांट पार्ट यूज हुआ, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन। कोणता प्लांट पार्ट यूज झाला? रूट यूज झालं का? नाही। स्टेम नाही। काय यूज झालं? लीफ। So this is natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation NCERT में नहीं है, जैसे बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग एटसेट्रा। तो NCERT के किताब के अनुसार हमारा यहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा होता है। आखिरी में मैं आपसे एक विनती करता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये आपका पहला ही लेक्चर है। बहुत सारे बच्चे जो कमज़ोर होंगे उन्हें कहीं ऐसा न लगे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने कहा ना कि एक ही बार में सब ध्यान में नहीं बैठता। मेरा जो ओरिएंटेशन क्लास 3 था, हाउ टू स्टडी, वो इम्पॉर्टेंट है कि एक ही बार में उसकी फ़ोटो नहीं छपती। आपको ये वीडियो 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार आपके प्रकृति के हिसाब से देखना पड़ेगा। हाँ, होगा कोई जिसको एक बार में ही सब समझ में आता है, और हम थोड़े कमज़ोर है, हमको उसको 2 बार 3 बार देखना होता है, फिर भी हम हारेंगे नहीं। बार 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 उसको देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो असं वाटू नका देऊ की हे फार कठीण आहे, इतकं कसं काय सगळं लक्षात राहील। हळूहळू हळू सगळं व्यवस्थित होईल। आणि एक चांगली सवय लावा, पहिल्यांदा व्हिडिओ नुसतं मन लावून ऐकायचा, दुसऱ्यांदा आपण त्यातल्या छोट्या छोट्या मी ज्याच्यावर भर देतो त्या नोट्स लिहून घ्यायच्या एखाद्या वहीमध्ये। आणि जेव्हा असं वाटतं की हे रिकॉल करावं, आता समजा मी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सुरू केलं, तर 1-2 दिवसानंतर हे सगळं विसराल तुम्ही, म्हणून रिव्हिजन आवश्यक आहे। आणि मी आत्ताच सांगितलं की अब
सब जिम्मा मेरा है कि आपसे कैसे करवाना है। सो अभी हम लोग यहीं रुकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस।